आज हम भारत की मिट्टी, यहाँ की फसलों और उन करोड़ों लोगों की दुनिया में उतर रहे हैं जो इस देश का पेट भरते हैं। हाँ। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें भारतीय कृषि की कहानी बताते हैं, मतलब बिल्कुल शुरुआत से लेके आज के जो बड़े बदलाव हुए हैं वहां तक। बिल्कुल। चलिए सबसे बुनियादी विचार से शुरू करते हैं जो इन स्रोतों में बार बार आता है कि कृषि ही भारत की नींव है। हाँ, और ये बात जो है ना, सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। जब हम कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि यहाँ खेती होती है। इसका मतलब है कि देश की लगभग 2/3 आबादी, 2/3 मतलब 66% के करीब। हाँ, करीब 66% लोग वो सीधे तौर पर अपनी रोजी रोटी के लिए इसी से जुड़े हैं। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक सच्चाई है। और ये सिर्फ रोजगार की बात नहीं है, ये हमारी थाली तक भी पहुंचती है। खेती कह सकते हैं वो सबसे बुनियादी काम है जिससे हमारा ज्यादातर खाना आता है। सही बात है, लेकिन एक बात जो अक्सर हम भूल जाते वो ये है कि खेती सिर्फ अनाज उगाने तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल, खेती तो उद्योगों के लिए कच्चा माल भी तैयार करती है। आप सोचिए, हमारा जो पूरा सूती कपड़ा उद्योग है वो कपास पर टिका है, जो एक फसल है। अच्छा। चीनी उद्योग गन्ने पर निर्भर है। तो खेती का असर हमारे खाने से लेकर हमारे कपड़ों और हमारी मीठी चाय तक है। और तो और जब हम चाय, कॉफी या मसालों का निर्यात करते हैं तो ये देश की अर्थव्यवस्था को भी ताकत देती है। तो ये वाकई देश की बुनियाद है। बिल्कुल। तो इस बुनियाद की शुरुआत कैसे हुई? चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और खेती के सबसे पुराने तरीकों को समझते हैं। ये वो तरीका है जिसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। नाम थोड़ा भारी है। हाँ, थोड़ा भारी है, लेकिन इसका मतलब सीधा है, सिर्फ अपने परिवार का पेट भरने के लिए खेती करना। हाँ, ये खेती का वो रूप है जहाँ मुनाफा या बाजार कोई मायने नहीं रखता था। परिवार या समुदाय मिलकर जमीन के छोटे से टुकड़े पर पुराने औजारों से, जैसे लकड़ी के हल से, हाँ, लकड़ी के हल या कुदाल से काम करते थे। इसमें सब कुछ प्रकृति के भरोसे होता था। मानसून की बारिश, मिट्टी की अपनी ताकत, कोई खाद नहीं, कोई मशीन नहीं। इसी तरीके को कर्तन दहन प्रणाली या स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है। ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अजीब है, लेकिन ये इसके काम करने का तरीका बताता है। इसमें किसान जंगल के एक हिस्से को साफ करते थे, पेड़ों पौधों को काटकर जला देते थे, और जो राख बचती थी वो खाद का काम करती थी और उस पर वो अपने परिवार के लिए अनाज उगाते थे। लेकिन इसमें एक बड़ी चुनौती थी। क्या? 2-4 साल खेती करने के बाद उस जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती थी। तो फिर वो क्या करते थे? तो वो उस जमीन को छोड़कर आगे बढ़ जाते थे और किसी नई जगह पर फिर से यही प्रक्रिया दोहराते थे और पुरानी जमीन को दोबारा हरा भरा होने के लिए छोड़ दिया जाता था। अच्छा, इन स्रोतों में असम की रिंझा की एक कहानी भी है जो बताती है कि कैसे उसका परिवार हर कुछ साल में नई जमीन की तलाश में रहता है। ये इस तरीके के मतलब अस्थायी स्वभाव को दिखाता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ये जो स्लैश एंड बर्न खेती है, इसके भारत और दुनिया भर में दर्जनों अलग-अलग नाम हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे उत्तर पूर्व में इसे झूम कहते हैं, जो शायद सबसे जाना पहचाना नाम है, पर झारखंड में कुरुवा, पश्चिमी घाट में कुमारी और मध्य प्रदेश में बेवर भी इसी के नाम है। सही। और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। मेक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं, ब्राजील में रोका और वियतनाम में रे कहते हैं। मतलब ये नामों की लिस्ट सिर्फ एक मजेदार फैक्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें एक बहुत बड़ी बात बताती है कि कैसे दुनिया भर में अलग-अलग सभ्यताओं ने एक दूसरे से बिना मिले जंगल के साथ जीने का एक जैसा तरीका खोजा था। ये कृषि का एक सार्वभौमिक शुरुआती अध्याय है, चाहे आप उसे झूम कहें या मिल्पा। तो हमने देखा कि शुरुआती खेती सिर्फ गुजारे के लिए थी, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, जमीन पर दबाव बढ़ा, तो खेती करने का तरीका भी बदलना पड़ा। हाँ, यहीं से खेती की दो अलग अलग दुनियाएं सामने आती हैं। एक तरफ है गहन जीविका कृषि और दूसरी तरफ वाणिज्यिक कृषि। गहन जीविका कृषि ये उन इलाकों की कहानी है जहां जमीन कम है और लोग ज्यादा। यहाँ मकसद होता है कि उसी छोटे से खेत से ज्यादा पैदावार कैसे निकाली जाए। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और साथ ही खाद और सिंचाई का भी जमकर इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें एक बड़ी सामाजिक समस्या का भी जिक्र है, विरासत का अधिकार। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा होता रहता है, जिससे खेत इतने छोटे हो जाते हैं कि उन पर खेती करना मतलब फायदे का सौदा नहीं रहता। और इसके ठीक उलट है वाणिज्यिक कृषि। बिल्कुल उलट।
जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका एक ही मकसद है बाजार में बेचने के लिए फसल उगाना। यहाँ सोच बड़े पैमाने की होती है। तो इसमें आधुनिक मशीनें और तकनीकें इस्तेमाल होती होंगी। हाँ बिल्कुल, इसमें ज्यादा पैदावार देने वाले बीज यानी HYV, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल होता है ताकि उत्पादन को आसमान तक पहुंचाया जा सके। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है चावल। हरियाणा और पंजाब में चावल एक वाणिज्यिक फसल है। हाँ, जैसे बड़े पैमाने पर बाजार के लिए उगाया जाता है। लेकिन ओडिशा में आज भी कई किसानों के लिए ये एक जीविका फसल है। सही बात है, जिसे वो मुख्य रूप से अपने परिवार के लिए उगाते हैं। फसल एक, लेकिन मकसद बिल्कुल अलग। इसी वाणिज्यिक कृषि का एक और बड़ा और संगठित रूप है रोपण कृषि या प्लांटेशन। इसकी पहचान ये है कि एक बहुत बड़े इलाके में सिर्फ एक ही तरह की फसल होती है। जैसे चाय के बागान। बिल्कुल, जैसे चाय के अंतहीन बागान या केले और रबड़ के खेत। ये खेती और उद्योग के बीच एक पुल की तरह है, जिसमें बहुत सारा पैसा और हजारों मजदूर लगते हैं। तो ये तो हुए खेती के तरीके। अब बात करते हैं उस चीज की जो भारत की खेती को एक लय देती है, यहाँ के फसल मौसम। हम सब रबी और खरीफ के बारे में सुनते हैं, लेकिन ये असल में है क्या? भारत में मुख्य रूप से 3 फसल मौसम हैं। पहला है रबी, जिसे हम सर्दियों की फसल भी कह सकते हैं। अच्छा। इसकी बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है और कटाई गर्मियों में अप्रैल से जून तक। गेहूं, चना, सरसों, ये सब रबी की फसलें हैं। फिर आता है खरीफ का मौसम, जो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। हाँ, जैसे ही जून जुलाई में बारिश शुरू होती है, इसकी बुआई होती है और सितंबर अक्टूबर में कटाई। हमारा मुख्य भोजन चावल इसी मौसम की देन है। और मक्का, कपास वगैरह भी। हाँ, साथ में मक्का, कपास और मूंगफली भी खरीफ की ही फसलें हैं। और एक तीसरा मौसम भी है। हाँ, इन दोनों के बीच गर्मियों में एक छोटा सा मौसम आता है, जिसे जायद कहते हैं। इसमें तरबूज, खरबूजे, खीरे जैसी पानी से भरपूर सब्जियां और फसलें उगाई जाती हैं। ये तीनों मौसम मिलकर भारत की खाद्य सुरक्षा की गारंटी बनते हैं। जब मौसमों की बात हो ही रही है, तो चलिए कुछ मुख्य फसलों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले चावल और गेहूं, जो भारत के 2 सबसे बड़े अनाज हैं। चावल तो भारत के ज्यादातर लोगों का मुख्य भोजन है। चीन के बाद हम इसके दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। ये एक खरीफ की फसल है, जिसे बहुत ज्यादा गर्मी और पानी की जरूरत होती है। इसीलिए ये तटीय और मैदानी इलाकों में ज्यादा होती है ना? बिल्कुल। वहीं गेहूं, जो हमारा दूसरा सबसे जरूरी अनाज है, वो एक रबी की फसल है। इसे बोते समय ठंड और पकते समय खिली धूप चाहिए, और चावल के मुकाबले पानी भी कम चाहिए। तो ये उत्तर भारत में ज्यादा होता है? हाँ, ये उत्तर भारत के मैदानों जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी में ज्यादा होता है। लेकिन इन दोनों के अलावा एक और वर्ग है जिस पर अब दुनिया की नजर है, मोटे अनाज या मिलेट्स। हाँ, ज्वार, बाजरा और रागी। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका पोषण। ये पोषक तत्वों का खजाना है। जैसे रागी में आयरन और कैल्शियम भरपूर होता है। जा रहा है। लेकिन ये तो हमेशा से हमारी थाली का हिस्सा थे। और अच्छी बात ये है कि ये कम पानी और कम उपजाऊ जमीन में भी उग जाते हैं। अनाज के अलावा कुछ और फसलें भी हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे कि गन्ना। हाँ, गन्ना। ब्राजील के बाद भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और हमारी पूरी चीनी इंडस्ट्री इसी पे चलती है। और तिलहन। फिर आते हैं तिलहन, यानी मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, जिनसे हमारा खाने का तेल निकलता है। और पेय फसलों को तो हम भूल ही नहीं सकते। चाय, खासकर असम और दार्जिलिंग की, वो तो दुनिया भर में मशहूर है। सही बात है। ये रोपण कृषि का एक क्लासिक उदाहरण है। और दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में उगने वाली अरेबिका कॉफी, वो अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए जानी जाती है। सिर्फ यही नहीं, रेशे वाली फसलें भी हैं। कपास, जिसके लिए भारत को उसका मूल स्थान माना जाता है, वो हमारे कपड़ा उद्योग की रीढ़ हैं। और जूट भी तो है, जिसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। हाँ, सुनहरा रेशा, जूट, जिससे बोरियां, रस्सी और चटाई बनती है। पश्चिम बंगाल इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये तो हुई फसलों और तरीकों की बात। लेकिन आज़ादी के बाद से भारतीय कृषि में जो बदलाव आए, उनकी कहानी भी बहुत अहम है। इन स्रोतों में कृषि में हुए सुधारों पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, आज़ादी के बाद सबसे पहली और बड़ी चुनौती थी भूमि सुधार। जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया और बिखरे हुए छोटे छोटे खेतों को एक साथ लाने के लिए चकबंदी जैसे कानून लाए गए। और पहली पंचवर्षीय योजना का भी फोकस यही था। बिल्कुल, उसका तो मुख्य फोकस ही भूमि सुधार था। लेकिन असली तूफान तो 1960s और 70s के दशक में आया। मैं हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की बात कर रही हूँ। हाँ, ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, इन्होंने भारत की तस्वीर ही बदल दी। कैसे?
देखिए, हरित क्रांति सिर्फ नए बीज लाने के बारे में नहीं थी। इसने भारत को भुखमरी के कगार से निकालकर एक अनाज निर्यातक देश बना दिया। हालांकि इसके कुछ लंबे समय के असर पर आज बहस होती है। हाँ, जैसे पानी का ज्यादा इस्तेमाल और मिट्टी की सेहत, इन पर आज बहस होती है। लेकिन उस वक्त ये देश के लिए एक संजीवनी थी। और श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड ने दूध उत्पादन को एक असंगठित घरेलू काम से देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार पहलों में से एक बना दिया। इसने करोड़ों किसानों, खासकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया। अमूल की कहानी इसी क्रांति की देन है। 80 और 90 के दशक में सुधारों का फोकस किसान की सुरक्षा की तरफ मुड़ा। हाँ, फसल बीमा योजना आई ताकि सूखा, बाढ़ या बीमारी की स्थिति में किसान बर्बाद ना हो। उन्हें साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए कम ब्याज पर लोन देने वाले ग्रामीण बैंक खोले गए। किसान क्रेडिट कार्ड भी इसी दौर की देन है। हाँ, केसीसी भी। और एक बहुत बड़ा कदम था न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की शुरुआत। अच्छा, ये क्या था? इसमें सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है ताकि बाजार में दाम गिरने पर भी किसानों को उनकी मेहनत का एक तयशुदा दाम मिल सके। मतलब बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए। बिल्कुल। और ये आज भी भारतीय कृषि नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण और कह सकते हैं चर्चित हिस्सा है। ये सभी कानूनी और तकनीकी सुधार थे, लेकिन इन स्रोतों में एक ऐसे आंदोलन का भी जिक्र है जो दिल से शुरू हुआ था, भूदान ग्रामदान आंदोलन। रक्तहीन क्रांति। हाँ, रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। ये एक अनोखी कहानी है। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा भावे ने उनकी शहादत के बाद पूरे देश में पदयात्रा की। जब वो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में थे तो कुछ भूमिहीन गरीब किसानों ने उनसे गुजारे के लिए जमीन मांगी। और तब जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। किसी ने नहीं। वहीं मौजूद एक जमींदार श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए और उन्होंने अपनी 80 एकड़ जमीन 80 भूमिहीन परिवारों को दान देने की पेशकश कर दी। अच्छा। जमीन के इसी दान को भूदान कहा गया और यहीं से इस आंदोलन की चिंगारी भड़की। और ये चिंगारी आगे चलकर ग्रामदान में बदल गई। हाँ, जब ये आंदोलन फैला तो कुछ बड़े जमींदारों ने सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि अपना पूरा का पूरा गांव ही भूमिहीनों को दान कर दिया। इसे ग्रामदान कहा गया। इसीलिए इसे रक्तहीन क्रांति कहते हैं। बिल्कुल। इसने बिना किसी कानून या जबरदस्ती के सिर्फ नैतिक अपील के दम पर जमीन के बंटवारे की समस्या को हल करने की कोशिश की। ये भारतीय इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल भारत की कृषि की जड़ों से लेकर उसे बदलने वाली क्रांतियों तक। हमने देखा कि कैसे खेती सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जिंदगी का केंद्र है। सही बात है। लेकिन एक सवाल जो ये सारी जानकारी हमारे मन में छोड़ जाती है वो ये है कि भविष्य में जब जलवायु परिवर्तन है, पानी के संसाधन घट रहे हैं, जमीन छोटी हो रही है, हाँ, चुनौतियां तो बढ़ रही हैं, तब भारत की कृषि को टिकाऊ और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए अगली बड़ी क्रांति क्या होनी चाहिए, इस पर सोचना जरूरी है। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।